Hey guys, I'm Rakesh Kumar on CodePlux back with another video. In this video, I'm going to cover the week 5 of cohort 2, in which I will cover the React from basic to advanced. Basically, the React is one of the most important JavaScript library which is used to design the front-end part. We will be covering that why you are using React in this week, like what is the importance of React basically. हेलो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब हम लोग के पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी है, तो हम लोग रिएक्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं तुम्हें उसका एक डेमो दिखाता हूँ कि मान लो ये कोई वेबसाइट है पहले तो, ठीक है, और कोई अगर मैं जैसे कि सिंगल वेबसाइट बनाता हूँ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, तो अगर मुझे कोई डायनामिक लोडिंग करनी है, मतलब कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि ये बस कार्ड है, एक समझ लीजिए कार्ड है दिया का कोर्स का, अगर मुझे इसे चेंज करना तो पूरी वेबसाइट लोड करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग रिएक्ट का जब यूज़ करते हैं तो मुझे पूरी वेबसाइट लोड नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे डायनेमिक चेंजिंग हम लोग करते हैं, तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। जो रिएक्ट होती है उसे हम लोग SPA कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसमें कि हम लोग डायनेमिक चेंजेस करते हैं, वो पार्ट चेंज करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है वेब पेजेस में। लेकिन अगर HTML से जावास्क्रिप्ट से लिखूंगा तो मैं पूरी वेबसाइट लोड करनी पड़ जाएगी एक तरीके से। बट रिएक्ट में वो चीज़ नहीं होती है। हम लोग कॉम्पोनेंट बना के एक वेबसाइट बनाते हैं। आगे चल के तुम समझोगे कॉम्पोनेंट होता क्या है। तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है किसी वेबसाइट में, बस वो चीज़ें रीलोड होती हैं, और जो एक्चुअल जो तुम्हारी वेबसाइट रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी। जो मुझे चेंज करना है वही चीज़ें चेंज होगी। तो एक तरीके से रिएक्ट हम लोग को एक तरीके से ऑप्टिमाइज कोड लिखने का तरीका प्रोवाइड करता है कि हम लोग जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो वही चीज़ें अपडेट कर सकें। उसके बाद हम लोग डीप डाउन थोड़ा जाते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज में। और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो ब्राउज़र होता है वो तुम्हारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कोड ही समझता है, कोई रिएक्ट कोड नहीं समझता है। तो ये जो हमारा रिएक्ट कोड होता है एट द एंड ऑफ द डे हम लोग का ये चीज़ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल होता है। रिएक्ट कोड कुछ होता नहीं है वैसे। द रिएक्ट कंपाइलर ट्रांसफॉर्म योर कोड इनटू HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज स्केल एप्लीकेशन। React.js is commonly referred as a React is a popular open source JavaScript library used for the building user interface, particularly for single page application where you want a dynamic and responsive experience. Like dynamic मतलब वही मैं जो बता रहा था कि जो चीज़ में चेंज करनी है एक्चुअली में बस वो चीज़ चेंज होगा और सब चीज़ें स्टैटिक होगी वहाँ पे। Developed and maintained by the Facebook, React allows developer to create the large application that can update and render efficiently in response to डेटा चेंज। जैसे कोई अगर डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ और फिर वो अपडेट हो रही है पार्ट, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था कि बस मैं इसका डेटा चेंज कर रहा हूँ, ना कि पूरे वेबसाइट का डेटा चेंज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ अपडेट होगी और सब चीज़ तुम्हारी जो वेबसाइट पे वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये हम लोग को प्रोवाइड करता है रिएक्ट एक तरीके से। तो और जो रिएक्ट होता है इसमें री रेंडरिंग मतलब जो ये चीज़ शो होगा दोबारा चेंज होने के बाद जो ये चीज़ वापस आएगा वेबसाइट पर, इसे हम लोग री रेंडरिंग कहते हैं। शो करने को हम लोग री रेंडरिंग कहते हैं रिएक्ट में। उसके बाद कुछ की फीचर्स हैं इसके, लाइक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ये आगे चल के तुम देखोगे क्या होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट हम लोग रिएक्ट में कहते हैं फंक्शन। एक सिंपल फंक्शन जो तुम लिखते हो रिएक्ट, कोई भी फंक्शन तुम लिखते हो उसे हम लोग रिएक्ट में कंपोनेंट कहते हैं। उसका यूज़ करके हम लोग एक वेबसाइट डेवलप करते हैं। उसके बाद वर्चुअल डॉम। अब देखो क्या होता है ना रिएक्ट में कि एक एक्चुअल डॉम होता है जो तुम लिखते हो HTML कोड, और एक वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम क्या होता है कि एक्चुअल डॉम की ही कॉपी होती है। बट फर्क ये होता है कि जब तुम कोई चीज़ वेबसाइट में चेंज करते हो तो वर्चुअल डॉम में चेंज होती है पहले तो, और वर्चुअल डॉम में चेंज होने के बाद वो एक्चुअल डॉम से कंपेयर करेगी। तो अब देखेंगे वर्चुअल डॉम में कहाँ वो चीज़ चेंज हुई है, उसके बाद एक्चुअल डॉम में वो चीज़ चेंज हो जाएगी वहाँ पे कंपेयर करने के बाद। देखो यहाँ पे रिएक्ट यूजेज द वर्चुअल डॉम विच इज द लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल डॉम। व्हेन द स्टेट ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस द रिएक्ट अपडेट द वर्चुअल डॉम फर्स्ट एंड देन एफिशिएंटली अपडेट द एक्चुअल डॉम। जो मैंने बताया कि एक्चुअल डॉम बाद में चेंज होती है, पहले इसमें चेंजेस होते हैं तुम्हारा वर्चुअल डॉम में। Only where necessary. This lead to improve the performance, especially in complex application. उससे तुम्हें बार बार जो तुम्हारी एक्चुअल वेबसाइट है उसे तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक ही बार चेंज करता है इस एक्चुअल वेबसाइट में। JSX, अब JSX क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट XML कोड होता है एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। वो एक कह सकते हैं कि हम लोग की जावा स्क्रिप्ट में जो HTML कोड लिखते हैं उसको हम लोग JSX कहते हैं। React uses the JSX syntax, a syntax extension that allow you to write the HTML-like code within the JavaScript. JSX make it easier to create the React component and structure the UI. तो हम लोग React में ना ही JavaScript में कोड लिखेंगे ना ही HTML में कोड लिखेंगे, हम लोग एक नई लैंग्वेज यूज़ करेंगे JSX करके,
जो कि एक मिक्स लैंग्वेज होगी जावास्क्रिप्ट और HTML की। और ये वो काफ़ी ईजी है यार, तुम ये मत सोचो कि मतलब ये कुछ अलग ही चीज़ है। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। अब देखो यार, मैंने कोई पेरेंट कंपोनेंट बनाया और चिल्ड्रन कंपोनेंट, ये तुम्हें आगे समझ में आएगा, बट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बस अभी रिएक्ट का क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। तो मैंने कोई कंपोनेंट बनाया, उसमें एक पेरेंट है और चाइल्ड है, और कोई पेरेंट में कोई प्रॉपर्टी से मुझे उसे पास करना है चाइल्ड में, तो वो होता है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। मतलब पेरेंट से चाइल्ड में उसी डेटा फ्लो होती है, ना कि चाइल्ड से पेरेंट में। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, रिएक्ट फ्लोज ए यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो मीनिंग डेटा इज पास डाउन फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट वाया प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। और चौथा पांचवा है हुक्स। हुक्स क्या होते हैं कि जो रिएक्ट होता है हम लोगों का, वो कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होता है, जैसे कि इनबिल्ट कुछ फंक्शंस आते हैं, वैसे भी हमारे रिएक्ट में भी इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, उसको हम लोग हुक्स कहते हैं। उसका यूज़ करके हम लोग इजीली कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे रिएक्ट इंट्रोडक्शन हुक अलाउ डेवलपर यूज टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स इन द फंक्शनल कंपोनेंट हुक लाइक यूज स्टेट यूज इफेक्ट। ये हुक्स हैं एक तरीके के, यूज स्टेट यूज इफेक्ट आर कॉमनली यूज फॉर मैनेजिंग द स्टेट। स्टेट मतलब वेरिएबल यहाँ पे है, किसी वेरिएबल का स्टेट क्या मतलब जो चेंज होता है उसे हम लोग स्टेट कहते हैं। एंड साइड इफेक्ट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। अब सीखते हैं इकोसिस्टम। रिएक्ट हैज अ रिच इकोसिस्टम विद द लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट राउटर फॉर हैंडलिंग राउटिंग रिडक्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। लाइक देखो यार, अब जो रिएक्ट है ना, हम लोग कई तरह की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम हो गया, राउटिंग के लिए यूज होता है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा रिडक्स टूल किट हो गया, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आगे चल के पढ़ोगे तुम, बस ओवरव्यू देता हूँ अभी फिलहाल तुम्हें। स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद तुम्हारा रिकॉइल है, उसका कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी रिएक्ट के एक तरीके से फीचर्स हैं, मतलब रिएक्ट क्या है और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। अब से कॉमन यूज देख लेते हैं, मतलब इसका यूज़ करते क्यों हम लोग, ये सब चीज़ें तुम्हें पता है फीचर्स क्या है, इसके वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। एक और चीज़ है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट इज ऑफन यूज टू बिल्ड द एसपीए। सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपीए कहते हैं। वेयर द कंटेंट डायनेमिकली चेंजेस विदाउट रीलोडिंग द एंटायर पेज। जो मैंने पहले ही बताया था कि मुझे अगर डायनेमिकली बस ये चीज़ चेंज करनी है तो मैं इसे ही चेंज करूँगा रिएक्ट में, ना कि पूरी वेबसाइट चेंज होती है। इससे मेरा री रेंडरिंग मतलब कम होता है एक तरीके से, और पूरी वेबसाइट रीलोड नहीं होती है बार बार। उसके बाद वाई रिएक्ट। अब देखो यार, तुम इसमें कई फीचर खुद भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत, जैसे कि रीडेबिलिटी हो गया, मेंटेनेबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। अब देखो क्या होता है ना कि रिएक्ट में हम लोग कंपोनेंट बना बना के एक वेबसाइट बनाते हैं। देखो जैसे कि ये कोई कार्ड है, ये ढेर सारे कार्ड्स हैं, मैं क्या करूँगा एक कंपोनेंट बना लूँगा सिंपल सा, उसको यहाँ पुट कर दूंगा, एक और कंपोनेंट बनाऊंगा उसको यहाँ पुट कर दूंगा, एक और कंपोनेंट बनाऊंगा उसको यहाँ पुट कर दूंगा। तो कंपोनेंट में डिवाइड करके, जैसे कि कंपोनेंट क्या होता है, एक फंक्शन होता है, सिंपल फंक्शन कोई तुम लिखते हो ना, तो उसे हम लोग रिएक्ट में कंपोनेंट कहते हैं। तो अलग अलग फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे मैं उसे पुट कर दूंगा एज ए कंपोनेंट। तो एक ईजी मैंने हम लोग की वेबसाइट जो होती है डिजाइन हो जाती है। और क्या होता है, उस कंपोनेंट हम लोग एक जगह लिखेंगे और उसको कई जगह इंपोर्ट करके यूज करेंगे। जैसे कि तुम्हारा कोई लाइब्रेरी हो गई, उसको तुम लोग इंपोर्ट करके कई जगह यूज करते हो, वैसे ही तुम्हारा कंपोनेंट हो गया, एक बार तुम उसे बनाओगे और कई जगह तुम उसे यूज करोगे। तो एक तरीके से कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ड्राई मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है जो तुम रीयूजेबिलिटी कर रहे हो। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, जैसे कि तुम्हारा कोड कम हो गया। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब हर कंपोनेंट अलग अलग होगा, तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, कह सकते हैं। अब देखो वर्चुअल डॉम क्या होता है, जो मैंने बताया कि अब रिएक्ट काम कैसे करता है कि इसका एक्चुअल डॉम होता है, HTML डॉम कह सकते हो, जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं, और उसका उसी की एक कॉपी हम लोग के पास रहती है वर्चुअल डॉम। अब कोई चीज़ हम लोग चेंज करते हैं, जो मैंने बताया था, यहाँ देखो फिर से मान लो कि ये मैंने इसमें इस कार्ड में चेंज किया, इस कोर्स में चेंज किया, इस वर्चुअल डॉम में एक्चुअली चेंज होता है, पहले जो चेंज होता है वो वर्चुअल डॉम में चेंज होता है, तो ये कैप्चर करेगा वर्चुअल डॉम में। और 2-3 चेंजेस मैंने और कर दिए, तो ये तुम्हारा कैप्चर होता है वर्चुअल डॉम में सबका सब। उसके बाद तो मैं कंपेयर करता हूँ अपने वर्चुअल डॉम को एक्चुअल डॉम से। अब देखता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपेयर करने के बाद। तो सिंपल मैं वही चीज़ें अपडेट करूँगा जो चीज़ चेंज हुई हैं। तो वो तुम्हारा वर्चुअल डॉम होता है, जो एक अच्छी प्रोवाइड करता है तुम्हारा मतलब री रेंडरिंग के लिए। अब वही चीज़ें चेंज हो रही हैं और वही चीज़ शो होंगी, शो करने को हम लोग री रेंडरिंग कहते हैं इसमें, रिएक्ट में। React uses the virtual DOM to optimize the and update the improved performance. This virtual DOM is an in-memory representation of actual DOM. It is a lightweight copy of real DOM. When we make changes, the state of the React component, state मतलब वही वेरिएबल में अगर चेंज कर रहे हैं या कोई कोर्स में चेंज कर रहे हैं, React create a new virtual DOM, मतलब एक न्यू वर्चुअल डॉम तुम्हारा क्रिएट हो जाता है हर बार जब कोई चेंज करते हैं हम लोग। तो representing the update state
React then compare the new virtual DOM with the previous virtual DOM to determine the difference. Like अब दोनों compare करते हैं फिर actual DOM में change कर देते हैं real DOM. When React determine the update needed based on the virtual DOM defined process, it update the real DOM with only the necessary changes. मतलब जो कि तुम्हारा virtual DOM में change हुआ था वही तुम्हारा actual DOM में change होता है. तो उससे एक बार क्या होता है कि इससे फायदा क्या होता है, तुम्हारा जो री रेंडरिंग होता है, मतलब जो वेबसाइट रीलोड होती है वो एक ही बार होती है और वो कंपोनेंट बस रीलोड होते हैं, पूरी वेबसाइट नहीं रीलोड होती है. और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इतने आते हैं कि रिएक्ट में कि स्टेट, कंपोनेंट और री रेंडर. देखो स्टेट क्या होता है ना, कोई वेरिएबल मैंने मान लो कि डिफाइन किया, जैसे कि x = 3 मैंने डिफाइन किया. अब उस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी हर बार अगर मैं चेंज करूंगा, जैसे कि मैंने काउंट एक एप्लीकेशन बनाया काउंटर का, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस काउंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो स्टेट जो है ना उसकी वैल्यू का एक तरीके ट्रैक रखेगा कि वैल्यू चेंज हो रही है, उसे दिखाना है. अगर नॉर्मली देखो, नॉर्मली मैं लेट x = 3 लिखूंगा जावास्क्रिप्ट में कोड, रिएक्ट में अगर वो चीज़ लिखता हूँ तो वो चीज़ ट्रैक होगी, मतलब ट्रैक होगी, बट तुम्हारा यूआई पे शो नहीं करेगा. तो उसको यूआई पे शो करने के लिए हम लोग स्टेट का यूज करते हैं. एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ ऐप, इट रिप्रेजेंट द डायनेमिक थिंग्स इन योर ऐप, थिंग्स दैट चेंज. फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ द काउंटर, जैसे कि मैंने कोई काउंटर एक बनाया ऐप, उसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग स्टेट का यूज़ करते हैं. कोई वेरिएबल असाइन करेंगे बट तुम आगे चले के देखोगे कि मतलब स्टेट का यूज़, प्रॉपर यूज़ कैसे होता है. उसके बाद कंपोनेंट, मतलब हम लोग जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो कि देखो रिएक्ट एप्लीकेशन जो होता है ना बस फंक्शन से ही बनाया जाता है एक तरीके से, और एक फंक्शन को हम लोग एक कंपोनेंट कहते हैं, बस दैट्स इट, इतना समझ लो. री रेंडरिंग in React, when the state changes, the React automatically re-render the component to reflect that change. This way your user always see the most up-to-date and accurate information on the screen. अब देखो यार, मान लो कि हरकिरत भैया ने अभी ये कोर्स लॉन्च किया, ठीक है. अभी क्या है कि इन्होंने 29% ऑफ लगा रखा है. अब मान लो कि इन्हें 20% ऑफ करना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, 20% ऑफ लिख देंगे यहाँ पे, और ये चीज़ दोबारा री-रेंडर होगी. तुम्हारा पूरी वेबसाइट रीलोड नहीं होगी, बस ये चीज़ रीलोड होगी. मतलब ये जो कंपोनेंट होगा ये रीलोड होगा. इसमें जो रीलोड को हम लोग कहते हैं री रेंडरिंग, मतलब ये कंपोनेंट फिर से शो होगा. वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज री रेंडरिंग. मतलब तो 3 मेन कॉन्सेप्ट तुम्हारे होते हैं, स्टेट, कंपोनेंट और री रेंडरिंग.